एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। आप अगर इंडियन गवर्नमेंट की या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की अगर सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बजट है। अब आपको लगता होगा शायद कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बजट प्रिपेयर करती है, अदर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज या इंडिविजुअल बजट प्रिपेयर नहीं करता है। तो ऐसा सोचना शायद कुछ हद तक मतलब हो सकता है कि आपका परसेप्शन हो, बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग। अगर हम देखें, हर इंडिविजुअल अपना बजट प्रिपेयर करता है और ऑलमोस्ट एवरी डे प्रिपेयर करता है। आप रात में सो रहे हैं और देख रहे हैं कि माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं कि आज कितना खर्चा हुआ है, कितना अर्निंग हुई है। तो ये किसका पार्ट है? ये बजट का पार्ट। मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जनरली कैलकुलेट बजट इन हिज माइंड। तो आप लोग कमेंट वगैरह से पार्टिसिपेट करते रहिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बाई वे कम्युनिकेशन होगा। और कोऑपरेट करते रहिए और कंटिन्यूअस बने रहिए टिल द एंड, जब तक हम इस बजट को पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर लेते हैं। ठीक है। तो बजट में एक तरफ से इनकम आएगी और दूसरी तरफ से एक्सपेंडिचर होगा। उसी को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली ईच एंड एवरी ईयर बजट पास करती है, ताकि हमें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता लग सके, हमें इकोनॉमी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, क्या इसका स्टेटस है। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे टारगेट हैं जिसमें हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे हमारी कंटिन्यूअस एक जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज रहे और प्रोग्रेस करती रहे आगे। ठीक है। तो ये है आपका बजट, स्पेशली फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। लेकिन अदर लोग भी इससे बिल्कुल भी हर्ट ना हो कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए। ये एक आम आदमी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक एस्पिरेंट के लिए, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही यूपीएससी के लिए और उतना ही डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर कोई भी एग्जाम नहीं देते हैं तब भी ये बजट आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने इस बार किया क्या है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं अबाउट दिस बजट। अब देखिए, यहां पर बजट 2026-27, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रिपेयर करती है। देखो, मार्च, और ये है हमारी 31 मार्च 2025, या अभी की बात करें तो 2026। इस पर हमारा जो ओल्ड बजट था 2025-26 वाला, वो एक्सपायर हो गया। अब इससे आगे आता है हमारा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2026। अब हमें नेक्स्ट ईयर के लिए बजट प्रिपेयर करना है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 2027 तक। तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। और उसके बाद अगर एलोकेटेड रिसोर्सेस या एलोकेटेड फंड खर्चा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं खर्चा हुआ है तो भी ठीक है। मतलब वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई कितना खर्चा हो गया, कितना बच गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करेगी, डिफरेंट पॉलिसीज फॉर्म करेगी, खासतौर से फिजिकल पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करने का किसका टास्क है? आरबीआई का टास्क है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन में कुछ चेंजमेंट लेकर के आएगी, वहां पर पॉलिसी फ्रेम करेगी, वाइल आरबीआई अपना काम करेगी कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, उसके लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या रखना है, सीआरआर क्या रखना है, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है, नहीं करना है। चलिए, अभी हम यहां पर सिर्फ बजट को देख रहे हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, देखो टेक्निकली किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये है फाइनेंस मिनिस्टर हु एक्चुअली प्रेजेंट बजट। और ये निर्मला सीतारमन है। आप जानते हो कि अरुण जेटली के बाद में ये निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंटिन्यू कर रही हैं। तो इस बार इन्होंने अपनी लाइफ में 9th टाइम्स, ठीक है, ये बजट पेश किया है। 2026-27 बजट, 1 फेब, इट इज फॉर 1 फेब। मतलब पहले हमारा बजट जनरली थोड़ा लेट
प्रपोज किया जाता था या प्रोसीड किया जाता था, और उसको पास करते करते लगभग मई तक चला जाता था मामला। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई सारी डिफिकल्टीज होती थी क्योंकि फंड रहता नहीं था, वोट ऑन अकाउंट पर डिपेंड होना पड़ता था। मतलब पार्लियामेंट से शॉर्ट टर्म के लिए हमें फंड पास करना होता था। प्लस उधर एग्रीकल्चर का सीजन भी, मतलब आप देखोगे तो रबी के बाद खरीफ सीजन या डिफरेंट अदर सेक्टर्स को एलोकेट करने के लिए थोड़ा डिले होता था। क्योंकि बजट आम आदमी को ऐसा लगता है कि शायद एक दिन में पास हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। ये पार्लियामेंट की रेगुलर एक्सरसाइज लगभग मिनिमम 2 से 3 महीने में जाकर के कंप्लीट हो जाती है, और तब पास होता है बजट। ठीक है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच लगभग 1 घंटे की ही होती है, और उसमें वो जो भी कुछ पॉलिसीज हैं, की हाइलाइट्स हैं, उनको बजट स्पीच में जनरली अपना बताती हैं, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करती हैं। लोकसभा में एक एक कॉपी सर्कुलेट हो जाती है, सभी मेंबर्स को मिल जाती है। इसके जस्ट तुरंत बाद ही राज्यसभा में एक एक कॉपी सभी लोगों को मिल जाती है, और लोग बजट को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला कि 1 फरवरी को बजट पास किया, और ये दिन संडे था। देखो, संडे को टेक्निकली पार्लियामेंट जो है वो बंद रहता है। पार्लियामेंट का ओपन टाइम लगभग 11 बजे का होता है, AM। ठीक है। और फिर 1 PM तक चलता है, उसके बाद लंच हो जाता है, फिर 6 PM तक चलता है। ठीक है, 1 to 2 आपका लंच रहता है। तो संडे होने के बावजूद भी निर्मला सीतारमन जी ने बजट यहां पर प्रेजेंट किया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट कितना सीरियस है विद रेस्पेक्ट टू इट्स प्रपोजल, विद रेस्पेक्ट टू इट्स डेट। ये गवर्नमेंट ने यहां पर शो किया है कि संडे को 1 फेब को गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया। ओके। कर्तव्य भवन में, ये कर्तव्य भवन, इसे आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कंसीडर कीजिए, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सिटिंग करते हैं अपना। ओके। सो दिस कोइंसाइड अंडर गुरु रविदास, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास। अब हम कर्तव्य पर चलते हैं कि क्या कुछ ड्यूटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। द बजट 2026 and 27 proposes key 3 कर्तव्य। The very first कर्तव्य here, it is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity, competitiveness, and building resilience to volatile global dynamics। अभी आपने देखा कि ईरान और अमेरिका में थोड़ा सा टसल चल रहा है, और इनकी वजह से स्टेट ऑफ हार्मोज बंद था, लगभग आज शायद ओपन हो गया। ऐसा पेपर की हाईलाइट है कि ईरान और अमेरिका में डील हो गई है, लेकिन ये अमेरिका की तरफ से ज़्यादा न्यूज़ मिला है रादर देन ईरान। बट आई होप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है या होप किया है कि पीस डील हुआ। इट इज़ नाइस कि शायद स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन होगा, और इंडिया को जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी शॉर्टेज सप्लाई ऑफ ऑयल वगैरह की, अब शायद वो रिलीव हो जाएगी। तो देख रहे हो आप कि जनरली वर्ल्ड इकोनॉमीज का या वर्ल्ड मैटर्स का, वार्स का, कोई भी पॉलिटिकल टेंशन का कितना इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऑयल प्राइस काफी बढ़ गया, प्लस गैसेस के प्राइस काफी हाई हो गए, और इससे बहुत सारे गुड्स के प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली अप जा रहा है। तो पहला यही है कि हमारी ग्रोथ जो है वो एक्सिलरेट करे और सस्टेन रहे, ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएट करे। मतलब देखा कि सब नॉर्मल कंडीशन है तो ग्रोथ बहुत अप जा रही है, और जैसे ही वर्ल्ड में कोई डिस्टरबेंस आया, कुछ वार वगैरह चले, तो फिर ग्रोथ एकदम से नीचे हो गई। तो इन सब चीजों से हमें रेजिलेंट बनाने की जरूरत है, कंट्री की इकोनॉमी को रेजिलेंट बनाने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी को इंप्रूव करने की जरूरत है। आप देखो सेकंड कर्तव्य क्या है। तो सेकंड कर्तव्य है, इट इज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, बिल्ड देयर कैपेसिटी, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो ये है कि लोगों के एस्पिरेशन हमें फुलफिल करने हैं, उनकी कैपेसिटी को हमें बिल्ड करना है। वी वांट टू बिल्ड देयर कैपेसिटी एंड
we need to find the path of progress or stability. Now look at third कर्तव्य. It is aligned with the vision of सबका साथ सबका विकास या वसुदेव कुटुंबकम. ये सारे फिलोसफिकल कोट या आइडियोलॉजीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पीपल ऑफ इंडिया का. सबका साथ सबका विकास इज टू इंश्योर एवरी फैमिली, द कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर एक्सेस टू रिसोर्सेज, अमेनिटीज, अपॉर्चुनिटीज और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. सो दिस इज योर सेकंड कर्तव्य या ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज और पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन. नाउ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन proposed intervention in 6 areas. In 2026-27, she proposed intervention in 6 areas. Under this first कर्तव्य to speed up and sustain the economic growth, intervention were proposed in 6 areas. यहां पर देखिए अब क्या है, यह है scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 7 strategic and frontier sectors. Okay. Rejuvenating legacy industrial sector. Rejuvenation करना, upgrade करना, improve करना या फिर से revival करना. Creating champion MSME. देखो how important these MSMEs are. क्यों गवर्नमेंट चाहती है इनको बूस्ट करना, प्रमोट करना? ओके, सो यहां पर देखिए, क्रिएटिंग चैंपियन एमएसएमई एंड डिलीवरिंग अ पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर. अब यहां पर हम इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं एमएसएमई का. ठीक है, और टोको आप अपना कंसर्न वगैरह बता सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मैं बिल्कुल अवेक हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड आई एम वेरी मच अवेक, आई एम एक्टिव, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्ट. बिल्कुल पूरी तरह से फ्रेश हूं. आपको कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम. किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए. यू आर मोस्ट वेलकम. ठीक है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो. आई होप बजट का मीनिंग वगैरह क्लियर हो गया होगा आपको और कर्तव्य वगैरह क्लियर हो गए होंगे ये सब. तो को फिर भी आगे कोई फर्दर आपका कुछ जानने का मूड है या जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम. इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी एंड डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन्स. ओके, अब देखो रुपी कहां कहां जाता है और कहां कहां से आता है, तो ये आपको गवर्नमेंट की साइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ हाईलाइटेड. अब देखो यहां पर रुपी कम्स फ्रॉम, तो रुपी कम्स फ्रॉम जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, बोरोइंग. सबसे ज्यादा तो हम यहां पर बोरोइंग से ले रहे हैं रुपी को. मतलब इंडियन गवर्नमेंट को रुपी कहां से मिलता है? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रुपी हमारा बोरोइंग से आ रहा है या फिर टैक्स से आ रहा है. फिर नॉन टैक्स से भी आता है. अभी बताएंगे आगे कि नॉन टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है. गवर्नमेंट को जनरली रिसिप्ट दो तरीके से मिलती है. या तो लोग टैक्स पे करता है डायरेक्ट,
इनडायरेक्ट जैसे इनकम टैक्स पे करना या जीएसटी पे करना, या फिर लोग कई बार फी पे करता है, नॉन टैक्स वाला है वो, चालान वगैरह आपके कटते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स बनता है। गवर्नमेंट के लिए क्या बनता है? रेवेन्यू का सोर्स बनता है। ठीक है, तो ये हो गया कि रुपी कहां से आ रहा है। अब रुपी गोज टू, रुपी कहां पर जा रहा है? तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, क्योंकि बोरोइंग को हमें रिटर्न भी करना है, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। स्टेट को शेयर दिया जा रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा कलेक्शन ऑफ टैक्स की अथॉरिटी है, तो फिर स्टेट को दिया जाता है। ओके, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7%। ओके, तो इस तरीके से हमारा सेंट्रल सेक्टर को, सिविल पेंशंस वगैरह को, ये रुपी जा रहा है। अब यहां पर एक्सपेंडिचर का कर्व देख सकते हो, मतलब ये ग्राफ देख सकते हो, और नेट रिसिप्ट का, ये टोटल ट्रांसफर स्टेट्स या यूटीज। तो वी आर नोटिंग दैट इंडिया seems to be on right track, तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ओके, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। अब यहां पर हम बजट एस्टिमेट्स को देखते हैं। वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स बजट एस्टिमेट्स। बजट एस्टिमेट में देखिए, नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स, non-debt receipt and total expenditure are estimated at 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. Non-debt receipt और टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, हम देखते हैं कि नॉन डेप्ट रिसिप्ट क्या है। मीन्स द रिसिप्ट which are taken by government without any kind of debt, किसी से बोरो नहीं किया है, ना ही पब्लिक से, ना ही किसी फॉरेन कंट्री से, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन डेप्ट रिसिप्ट। ठीक है, अब रिसिप्ट में वही कैपिटल या रेवेन्यू अगर बार बार रिकर हो रही है, या जिससे कोई प्रॉफिट या जिससे कोई एसेट्स ना तो लॉस हो रहा है, ना क्रिएट हो रहा है, ना कोई लायबिलिटी बन रही है, तो वो रेवेन्यू के अंदर आएगा, अदरवाइज वो कैपिटल के अंदर आएगा। अगर कोई लायबिलिटी वगैरह क्रिएट हो रही है, या फिर कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, या लॉस हो रहा है उसका। यहां पर एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा? अगर गवर्नमेंट यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो उसका एसेट बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी तो कोई एसेट नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जांपल, गवर्नमेंट ने रोड बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। ठीक है, सेंटर नेट टैक्स रिसिप्ट प्रोजेक्ट 28.7 लाख करोड़। तो टैक्स रिसिप्ट, टैक्स में वो फिर आप जानते हो कि डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, और आजकल ज्यादातर टैक्स जो है यहां पर इनडायरेक्ट में जीएसटी ने कैप्चर कर लिए, और डायरेक्ट में फर्दर मेजरली या तो इनकम टैक्स हो जाएगा या फिर कॉरपोरेट टैक्स हो जाएगा। इनकम टैक्स हो जाएगा या कॉरपोरेट टैक्स हो जाएगा। ठीक है, द ग्रॉस मार्केट बोरोइंग आर एस्टिमेटेड एट 17.2 lakh crore and net market borrowing dated securities are estimated around 11.7 lakh crore। तो इस डाटा को कोई ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार क्विकली देख सकते हो, उसके बाद फॉरगेट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के डाटा कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी इतना एक जनरल फैक्ट या कंसेप्ट समझना होता है कि हमारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये ज्यादातर हम प्रॉपरली क्लासेस में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। तो आज आप अभी बस ये समझ सकते हैं कि जनरली यहाँ पर सब कुछ बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है हमारा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, रिसिप्ट भी बढ़ा है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट भी बढ़ा है।
The revised estimates for non-debt receipts are 34 lakh crore. This revised estimates for non-debt receipt are 34 lakh crore. Center's net tax receipt is 26.7 lakh crore. रिवाइज एस्टिमेट्स देखो, पहले एस्टिमेट बनाया जाता है फिर उसको रिवाइज किया जाता है। तो जनरली एस्टिमेट्स में और रिवाइज एस्टिमेट्स में मतलब ईयर के पहले अगर हम बनाए और ईयर के बाद उसका रिवीजन करें तो उसमें डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप कोई प्लान करते हो कि घर बनाना है हमें, आप घर में एस्टिमेट किया कि भाई 10 लाख रुपए लगाना है बनाने के लिए, लेकिन जब आप रिवाइज एस्टिमेट करते हो आफ्टर कंस्ट्रक्शन तो देखते हो कि 10 लाख नहीं यार, 11 लाख लग गया, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गया। तो वो रिवाइज एस्टिमेशन का पार्ट होता है। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो डू रिवीजन, ठीक है, तो वो रिवीजन करती है। तो कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना भाई। अब देखो यहां पर द फिस्कल डिफिसिट इन 2026-27 बिफोर एस्टिमेशन 4.3% ऑफ जीडीपी। अब देखो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, आई होप यू नो। जो लोग जानते हैं फिस्कल डिफिसिट क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट करें कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। फिस्कल डिफिसिट यहां पर डिफिसिट वर्ड एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कुछ घाटा हो रहा है। घाटा कब हो रहा है? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रिसिप्ट कम हो रहा है। ये है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, फिस्कल डिफिसिट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली डूइंग मोर एक्सपेंडिचर एंड रिसीविंग लेस अमाउंट ऑफ रिसिप्ट। सो इसीलिए हमारी फिस्कल डिफिसिट है। मानो आपने यहां पर 100 रुपीज खर्चा किए और अर्न जो है वो लगभग 95.7 रुपीज अर्न किए। अब इसे घटा दोगे यहां पर तो कितना हो जाएगा? 3 और 4, तो 4.3% लगभग यहां पर आपका क्या आ गया? फिस्कल डिफिसिट आ गया। रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 देखो, रिवाइज एस्टिमेट में क्या है? 25-26, ठीक है। और बिफोर एस्टिमेशन में क्या है? 2026-27, ओके। तो रिवाइज एस्टिमेशन में मतलब पास्ट ईयर में हम क्या कुछ रिसीव कर चुके हैं या क्या ओवरऑल यहां पर एनालिसिस है। रिवाइज एस्टिमेशन में द फिस्कल डिफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड एट पार विथ बिफोर एस्टिमेशन 2025-26 इज 4.4% ऑफ जीडीपी। तो पहले हमने यहां पर देखा कि बिफोर एस्टिमेशन 2025-26 में 4.4% थी, अभी 4.3% है, तो 0.1% डाउन। द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 55%। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मतलब हमारे पास लगभग 55 या 56% डेब्ट है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो आपके पास लगभग 56 रुपीज डेब्ट है। सीम्स टू बी क्वाइट हाई, ठीक है। कंपेयर्ड विथ 56.1% ऑफ जीडीपी रिवाइज एस्टिमेशन। आपको कई बार लगता होगा कि फिस्कल डिफिसिट गलत है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल डिफिसिट क्यों जनरली मेंशन करती है विद इन द बजट? क्यों टारगेट करती है कि लगभग 3 से 4% हम फिस्कल डिफिसिट का टारगेट अचीव करेंगे या इतना हम मेंटेन करके चलेंगे? जनरली इंडिया में फिस्कल डिफिसिट हायर रहता है, लेकिन आजकल थोड़ा कंट्रोल चल रहा है। फिस्कल डिफिसिट का मतलब आप समझ गए कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर देन रिसिप्ट। रिसिप्ट से ज्यादा खर्चा हो जाना ही फिस्कल डिफिसिट होता है, ठीक है। अब इस फिस्कल डिफिसिट में जब ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो ये गलत है कंट्री के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इसका प्लान कर रही है? क्यों नहीं फिस्कल डिफिसिट 0 का टारगेट करती है? देखो ये वैसा ही है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, घर बनाने जा रहे हो, कार खरीदने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत लोन की रिक्वायरमेंट होगी। और आप थोड़ा बहुत लोन लेकर के अगर अपना मकान बना लेते हैं, अगर अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लेते हैं या कोई भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर लेते हैं तो अच्छा ही है।
क्योंकि फाइनली जो भी आपने अमाउंट लिया है उसको रीपे कर दोगे। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रोड बनाना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो लोगों से पैसा ले सकती है, बोरो कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिस्कल डिफिसिट के रिगार्डिंग। अब टैक्सेशन में देखते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स, several new reforms have been proposed in Union Budget 2026-27. New Income Tax Act 2025 is set to come in effect from 1st April 2026 till 31st March 2027. तो इस समय क्या होगा, हमारा यहाँ पर नया इनकम टैक्स स्लैब लगेगा। और न्यू इनकम टैक्स स्लैब में आपने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपलिफ्ट कर दिया लगभग, अगर आपकी इनकम अराउंड 12 लाख रुपए के आसपास है, इनकम नियर अबाउट 12 लाख रुपए, तो फिर आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली टैक्स लगेगा एज पर स्टैंडर्ड स्लैब। अब स्लैब में देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर रिलीफ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स कैलकुलेशन डिफरेंटली हो जाएगी, अप टू 12 लाख एकदम से जीरो हो जाएगा। टैक्स स्लैब वैसे ही है, 0 से 4 लाख यहां पर नील। अगर आप 0 से 4 लाख अर्न करते हैं तो टैक्स नील होगा। अगर 4 से 8 करते हैं तो आपका टैक्स यहां पर 5% होगा। 8 से 12 करते हैं तो आपका 10% होगा। 12 से 16 करते हैं तो आपका यहां पर 15% होगा। और 16 से 20 करते हैं तो 20%, और 20 से 24 करते हैं तो फिर 25%, और 24 प्लस करते हैं तो 30%। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक लोग जो पे कर रहे थे यहां तक 10%, मतलब एक सिंपली अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं, मानो आपकी इनकम 9 लाख रुपए है, तो कितना टैक्स पे करोगे, तो टेक्निकली आपको पे करना चाहिए 0 से 4 लाख तक 0, फिर बचा कितना 5 लाख, 4 से 8 लाख यहां पर 5%, 5% ऑफ 4 लाख, प्लस यहां पर क्या होगा कि 8 से 12 की स्लैब में 1 लाख आ रहा है, तो 10% ऑफ 1 लाख। तो टेक्निकली यहां पर 0 प्लस 5% ऑफ 4 लाख, जल्दी बताइए गाइस कितना होगा 5% ऑफ 4 लाख। देखो 10% 40,000, तो 5% 20,000 होगा, 20,000, और 10% 1 लाख का 10,000 होगा। तो टेक्निकली इसे कितना पे करना पड़ेगा, 30,000। 30,000 टैक्स पे करना पड़ेगा अगर कोई पर्सन 9 लाख रुपए अर्न कर रहा है एक साल में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई 12 लाख तक आपको पे नहीं करना है, तो गवर्नमेंट इसको नलीफाई कर देगी। आप टैक्स तो पे करोगे लेकिन आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा, उसी को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, दैट वी कॉल्ड जनरली इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ए रिडक्शन इन टीसीएस टैक्स, टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स हैज बीन प्रपोज्ड over program package proposed to be reduced from existing 5% to 20% to 2%। ठीक है, विदाउट एनी मिनिमम अमाउंट कंडीशन। तो यहां पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है आपका। तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड रिलीफ फॉर द पीपल। एंड फर्दर TCS pursuing education for medical purpose etc. liberalized remittances is proposed to be from 5% to 2%। तो इसमें भी जो लोग एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं उनके लिए काफी रिलीफ है। It is also proposed that supply from manpower services to be brought within the ambit of payment to contractor for purpose of TDS, tax at destination source। फिर TDS such services will be applicable at rate of 1% और 2%। TDS आपका जो है सिर्फ 1% या 2% रेट पर अवेलेबल होगा। And for small taxpayers, a rule based
Automated system will be facilitated, obtaining lower or nil deducted certificate, eliminating the need of file an application with the assessing officer. तो हमने टीसीएस का और टीडीएस के प्रोविजंस देखे, what kind of changement they did. Now the time limit for revising return is proposed to extend it from 31st December to near about 31st March. The time limit for every return is proposed to be extended from 31st December to 31st March, subject to payment of nominal fee. Now, to address practical challenges faced by small taxpayers, one-time 6-month foreign assets disclosure scheme is proposed for the student, for the young, for the professional, for tech employees, or relocated NRIs. Similar category is disclosed income or assets below a specified threshold. ठीक है, अब देखो यहां पर टैक्स हॉलीडेज। टैक्स हॉलीडेज में टैक्स हॉलीडे until 2047 has been granted for foreign companies providing global cloud services using Indian data center. तो एक और फॉरेन कंपनी के लिए यहां पर टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडियन कस्टमर। ठीक है, तो उनको टैक्स हॉलीडे में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। फर्दर द टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20 years। तो ये है कि टैक्स हॉलीडे फर्दर इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 10 to 20 years। इनकम IFSC unit will be taxed at 15% after this period time. Okay. Now, tax on share buybacks. So all buyback share proposed to be taxed as capital gain with additional buyback tax promotes this make effective rate around 22% from corporate and 30% non-corporate income. Corporate or non-corporate income. Increase in security transaction tax have been increased as follows from 0.1% to 0.15%। देखो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या होता है। क्या गवर्नमेंट ने एक्चुअल में रिलीफ दिया है या गवर्नमेंट ने और इसे स्क्वीज कर दिया है और ज्यादा इसे कॉम्प्लेक्स कर दिया है या बढ़ा दिया है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, देखो जनरली आप कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी सेल या परचेज करते हो, मतलब आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स खरीदते हो। अब ये शेयर्स जब भी आप खरीदते हो तब भी एक टैक्स पे करते हो, और जब आप सेल करते हो तब भी आप टैक्स पे करते हो, आप कैपिटल गेन टैक्स भी पे करते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानो 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे, 1 लाख रुपए के आपने 1000 शेयर खरीद लिए, तो हर शेयर की वैल्यू 100 रुपीज हो गई। ठीक है, 1 लाख रुपए के 1000 शेयर खरीद लिए। ठीक, तो यहां पर आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 लाख रुपए का। अगर 1% लग रहा है, 0.1% लग रहा है, 0.5% लग रहा है, मानो 0.5% लगा दीजिए, तो 1 लाख रुपए का 0.5% 500 रुपए हो गया, इतना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मानो आपने 20,000 रुपए गेन किया, मतलब 1,20,000 में आपने शेयर्स जो है सेल कर दिए, तो उस समय भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फिर से 1,20,000 का 0.5% वो आपको देना पड़ेगा, लगभग 6,000 रुपए देना पड़ेगा। कितना? 600 रुपए देना पड़ेगा लगभग। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में
हम देखेंगे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के बाद 20,000 का गेन हुआ है, तो 20,000 पर भी आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट टैक्स देना पड़ेगा जो भी है, मानो 10%, तो 20,000 का 10%, फिर आप यहां पर 2,000 रुपये पे करोगे। डिडक्शन अगेंस्ट इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, डिडक्शन against income from mutual fund, deductions here be allowed for interest expenditure incurred in earning dividend income or income from mutual fund. देखो, सब डिडक्शन was allowed previously up to 20% from gross dividend and income from mutual fund, and minimum alternative tax no credit. Accumulation shall be available for MAT फ्रॉम अप्रैल 1 2026। अब इसको देखते हैं हम कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है, मैट। देखो, जनरली कंपनी पे कॉरपोरेट टैक्स, कंपनी जो है वो कॉरपोरेट टैक्स पे करती है। ठीक है, इंडियन कंपनी है 25% और फॉरेन कंपनी है तो 30%, ये कॉरपोरेट टैक्स पे करती है। अब मानो कोई कंपनी ने 1 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया, नेट बुक्ड प्रॉफिट जो है 1 करोड़ अर्न किया। अब भाई एज पर स्टैंडर्ड इसको कितना, इसको देना पड़ेगा 25 लाख एज द टैक्स। अगर इसने 1 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया है तो इनको पे करना पड़ेगा 25 लाख एज द टैक्स। लेकिन यहां पर सेवरल लूप होल्स वो कंपनी इस्तेमाल करके, मानो कंपनी कुछ सेपरेट क्लॉज का इस्तेमाल करती है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंपनी ने इतना सबमिट किया, या ये कुछ सोशल वर्क किया कंपनी ने, या फिर कंपनी ने कह सकते हो कि देर आर सर्टेन स्पेसिफिक वर्क या सर्टेन स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर विच कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टैक्स। तो बहुत सारी क्लॉज का इस्तेमाल करके, जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हो और वहां पर बहुत सारे क्लॉज का इस्तेमाल करते हो कि मैंने इंश्योरेंस खरीदा, इतना मेरा HRA है, और इतना मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया मेडिकल इमरजेंसी पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट सर्टेन प्लेसेस पर छूट प्रोवाइड करती है, वैसे ही कंपनी को मानो छूट प्रोवाइड की गई, और कंपनी ने यहां पर 25 लाख की जगह उसे रिड्यूस करते करते कंपनी ने 10 लाख कर दिया। ये चार्टर अकाउंट करता है भाई, ये सारा काम चार्टर अकाउंट करता है, इसीलिए चार्टर अकाउंट को बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा मोटा पैसा मिलता है, काफी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में चार्टर अकाउंट को पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि चार्टर अकाउंट ने यहां पर देखा कि देना था 15 लाख रुपए, लेकिन उसने देना था 25 लाख रुपए, लेकिन घटा करके उसने लगभग 10 लाख रुपए पर ला दिया कि इतना टैक्स पे करना है। वैसे भी अभी तो आप शायद जॉब नहीं करते हो, मैक्सिमम लोग, कुछ हो सकता है कि जॉब करते हो। आप खुद से अगर टैक्स फाइल करोगे तो आप देखोगे कि टैक्स थोड़ा ज्यादा बनना है। अगर किसी प्रोफेशनल के पास में जाओगे, जैसे क्लियर टैक्स एटसेट्रा वेबसाइट पर जाओगे और किसी प्रोफेशनल को बुक करोगे, उससे कहोगे भाई मुझे टैक्स फिल करना है, तो हो सकता है कि वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करे, सर्टेन लूप होल्स का इस्तेमाल करे और फिर आपका ओवरऑल नेट टैक्स घटा दे, लेकिन अपना बीच में क्या कमीशन मिलेगा, कुछ परसेंटेज टैक्स का जो भी आप पे कर रहे हो उसका वो रखेगा, क्योंकि आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया है। अब ये बेनिफिट वो अपने लिए भी क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर 15 लाख रुपए हटा दिया। अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई नहीं, यहां पर क्या होगा, आप या तो ये वाला पे कर दीजिए, नहीं तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट पे कर दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारा जो टैक्स है वो लूपहोल्स का इस्तेमाल करके बहुत कम कर दिया है। तो मैट रेट इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 15% टू 14%। अब गवर्नमेंट कहेगी कि पहले आपको 15% पे करना था, अब आप यहां से 14% कर सकते हो। तो लगभग अगर 1 करोड़ आपका नेट बुक्ड प्रॉफिट है तो 14%, 14 लाख आपको पे करना पड़ेगा मिनिमम। आप ये नहीं पे कर सकते, 10 लाख रुपीस नहीं पे कर सकते, आपको मिनिमम 14 लाख पे करना पड़ेगा।
ये है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट जिसे बोला जाता है। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट। तो मैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जनरली मैट इंश्योर करता है कि कंपनी टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्मार्ट है। केवल कंपनी ही स्मार्ट नहीं है, गवर्नमेंट भी स्मार्ट है। अब देखो यहां पर चलते हैं कि फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स, फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो स्कीम, disclosure scheme 2026, a time bound scheme for disclosure of foreign assets by certain small taxpayers such as returning non-residential residents has been introduced. It provided graded relief including immunity from the penalty and prosecution subject to payment of tax, additional tax levy depending on category of non-disclosure. Now, relaxation. Relaxation for non-resident. Non-resident के लिए रिलैक्सेशन। अब ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या है, आई होप थोड़ा बहुत पॉलिटी का इंफॉर्मेशन आपको होगा। देखो कोई भी पर्सन कंट्री में अगर लगातार 180 डेज तक रहता है तो उसको बोला जाता है रेजिडेंट। अगर वो मोर देन 180 डेज नहीं रह रहा है कंट्री में तो फिर वो हो जाता है नॉन रेजिडेंट, और जिसको बोला जाता है NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन है लेकिन यूएसए में टेम्परेरी शिफ्ट हो गया, मे बी फॉर स्टडी पर्पज, मे बी फॉर जॉब पर्पज, बिजनेस पर्पज, अगर कंटिन्यूसली कंट्री में 6 महीने लगभग 180 डेज तक नहीं रहा तो उसको बोलेंगे हम नॉन रेजिडेंट। लेकिन वो है इंडियन सिटीजन, तब बोलेंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिलैक्सेशन फॉर रेजिडेंट और या नॉन रेजिडेंट, यहां पर देखोगे 5 years इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस फ्रॉम सप्लाइंग कैपिटल गुड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, exemption of global income export resident working in India for up to 5 years. Minimum alternative tax exemptions has been extended to more categories of non-residential. Rationalization of penalty prosecution. Several offenses have been decriminalized and entail maximum imprisonment of 2 years. तो ये हमारा क्या है, नॉन रेजिडेंट के लिए प्रोविजंस हैं, एनआरआई के लिए, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इनसे क्या बेनिफिट मिलता है? देखो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही मेजर सोर्स है किसका, डॉलर या फॉरेन करेंसी इंडिया में भेजने का। ठीक है, फिर है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS, remittances more than 10 lakh for the purpose of education or medical treatment has been reduced from 5% to 2%. So TCS यहां पर एजुकेशन रिसीव करने के लिए लगेगा, अब उसको घटा करके गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोवाइड कर दिया है फ्रॉम 5% to 2%. टैक्स एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स of overseas tour package including expenses, travel, hotel stay has been reduced from 5%, has been reduced from 5% and 2% depending on the actual amount. ठीक है, 5% and 20% to 2%. Now cooperative and agriculture, cooperatives deduction will be extended for cooperative members engaged in supplying cotton, seed and cattle feed. Now एनिमल हस्बेंड्री, देखो एनिमल हस्बेंड्री इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री में एनिमल हस्बेंड्री काफी ज्यादा प्रोग्रेस होती है या फॉलो किया जाता है। वहां पर क्या है कि वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल, और कह सकते हो कि सिंगल इंडिविजुअल फार्मर may rear hundreds of cattle by use of advanced technology, by use of advanced equipment.
तो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर विल बी सपोर्टेड थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम, ओके। देन कोकोनट प्रमोशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब देखो, ये साउदर्न इंडिया के लिए, खासतौर से फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कोकोनट स्कीम को प्रमोट करना चाहा है। मतलब ये कई सारे फैक्टर्स या सेक्टर को सपोर्ट करेगी, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मर्स के लिए की बेनिफिट है, कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस फाइबर या some kind of, you know, organic fertilizer can also be produced. Cocoa peat, etc. can also be produced. So promotion help in multiple dimensions. It can also increase what afforestation program, etc. Now, Indian fishing vessels, the Union Budget 2026-27 make fish catch by Indian fishing vessels in exclusive economic zone. देखो यहाँ पर एक वर्ड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? एक टेरिटोरियल वाटर होता है, एक कॉन्टिग्युअस जोन होता है, और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन होता है, मतलब ये स्पेशल जोन है जो अदर जोन से, अदर रीजन से डिफरेंट है, जहां पर स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है रिगार्डिंग टैक्स, रिगार्डिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कह सकते हो कि ये कुछ ऐसा रीजन है जहां पर नॉर्मल लॉ माइट बी इवेडेड एंड सम स्पेशल काइंड ऑफ लॉ आर प्रिवेल्ड। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर हम देखें तो इंडियन शोर लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ही पार्ट होता है। लैंडिंग ऑफ सच फिश ऑन फॉरेन पोर्ट्स will be treated as export of goods. Landing of fishes on foreign countries' port will be treated as export of goods. The budget also proposes complete removal of current value cap 10 lakh per consignment on courier export support aspirations of India's small businesses, artisans, startups, access global market through e-commerce. अब आते हैं टूवर्ड्स भारत विस्तार। भारत विस्तार, ओके। नाउ भारत विस्तार में देखिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोज भारत विस्तार, द वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी अटेंशन रहा है। कह सकते हो कि एक सिग्निफिकेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस या पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमन, सपोर्टेड विद इन द बजट। हालांकि कुछ ऐसा स्पेशल फार्मर, प्रो फार्मर बजट नहीं है, लेकिन अगेंस्ट फार्मर बजट भी नहीं है। चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। डिफेंस वगैरह पर ज्यादा एलोकेट किया गया है फंड को, एग्रीकल्चर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर उतना शायद कंट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो एक विस्तार जो है एक मल्टीलेगुअल एआई टूल है दैट शैल इंटीग्रेट द एग्री स्टैक पोर्टल एंड आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एआई सिस्टम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी सपोर्टिव है, प्रो है। जैसे राजीव गांधी वाज वेरी यंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही एम्फेसाइज हेवीली ओवर टेक्नोलॉजी। उन्हीं के समय में कंप्यूटर्स वगैरह या कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली प्रो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। दिस विल एनहेंस farm productivity, enable better decision for the farmer and reduce risk of providing custodian advisory support. Now, the strategy will include establishing a Bi-Pharma focused network for 3 national institutions, pharmaceutical education and research, and strengthening 7 existing ones.
It will also develop network of more than 1000 accredited clinical trial sites. तो ये भी आपके बजट का ही पार्ट या हाईलाइटेड है। 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस ऑफ आयुर्वेदा आर प्रपोज्ड। इनको बस एक बार पढ़ के आप फिर स्किप मार सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम वगैरह में ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए आप एक दो बार पढ़ने के बाद में काम चल जाएगा। एटलीस्ट आपके माइंड में कुछ इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी। द बजट प्रपोज 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस आयुर्वेदा along with training for 1.5 lakh caregivers and wellness and yoga services. Now, new allied health discipline. There are 10 new allied health disciplines, including optometry, anesthesia, applied psychology, and behavioral health. They will be introduced target to train 1 lakh allied health professional over 5 years. So, matlab government of India is also supporting for health, so that in India human capitalism can be improved और लोगों की हेल्थ जो है बेटर हो सके, प्लस लोगों का लिवलीहुड वगैरह बेटर हो सके, अपॉर्चुनिटी बेटर मिल सके, लोगों की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। नाउ 10 न्यू एलाइड हेल्थ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग optometry, anesthesia, psychology, behavioral health. They will be introduced with target train 1 lakh allied health professional. फिर है एक और स्कीम टू सपोर्ट स्टेट इन एस्टेब्लिशिंग 5 रीजनल मेडिकल हब्स। तो टू प्रमोट इंडिया एज सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज, फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज ए स्कीम टू सपोर्ट स्टेट इन एस्टेब्लिशिंग 5 रीजनल मेडिकल हब्स। 5 रीजनल मेडिकल हब्स को डेवलप करना, ठीक है। नाउ द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस टू सेट अप NIMHANS 2, also upgrade National Mental Health Institution and Research, National Mental Health Institution for Research and Development, particularly in Ranchi, Tezpur, regional apex institutions, or for providing mental health to the people. अब देखो मेंटल हेल्थ कह सकते हो कि वन ऑफ द इग्नोर्ड सेक्टर है इंडिया में। फिजिकल हेल्थ सभी लोग जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और नजर भी आती है सामने से। फिजिकल हेल्थ, किसकी फिजिकल हेल्थ खराब है हमें पता लगता है, लेकिन मेंटल हेल्थ हाईली इग्नोर्ड है। ये क्रिटिकल सेक्टर है इंडिया का, और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा फंड, रिसर्च, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा लोगों को पता ही नहीं लगता है कि वो उनकी मेंटल हेल्थ खराब है, और इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कोई सर्वे वगैरह होता नहीं है, और कोई ऐसा पैरामीटर चेक करने वाला है नहीं कि आपकी मेंटल हेल्थ का स्टेटस ये है। कई बार लोग अपने से बातें करते हैं, कई बार लोग बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं ऑल टाइम, या कई बार उनकी प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी रिड्यूस होती है, फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मेजरमेंट नहीं है। नाउ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्लस्टर, ए स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस टू रिवाइव 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर थ्रू अपडेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, मींस स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर एनहेंसिंग द कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। Then textile, an integrated program for the textile sector will be introduced with 5 सब पार्ट। 5 सब पार्ट होंगे, जैसे नेशनल फाइबर स्कीम, मतलब इंडिया में फाइबर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना लगभग हर रीजन में, हर क्षेत्र में और हर विलेज में। टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट स्कीम, टैक्स इको इनिशिएटिव्स, etc. Now,
खादी टू स्ट्रेंथन खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव हैज बीन प्रपोज्ड। क्योंकि गांधी जी जनरली हमेशा सपोर्ट करते थे कि खादी को प्रमोट करोगे तो सिर्फ खादी प्रमोट नहीं होगी, बल्कि रूरल लिवलीहुड प्रमोट होगी और हैंडलूम सेक्टर प्रमोट होगा। इंडिया का फार्मर ज्यादा अर्न कर पाएगा या उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और इंडिया की इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलेगा, उनके लिए रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है, या उनको भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस SMEs, small and medium enterprises to enable creation of champion SMEs. Following initiatives are proposed. SMEs growth fund will outlay rupees 10,000 crore. Top up of self-reliant Indian fund या liquidity support. So that is related to small industries या enterprises. Now, coming to next one, एजुकेशन स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। सो यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन presented Union Budget 2026-27, outlining the series of measures for education skilling, including IIT, new design institutions, ईस्टर्न इंडिया, गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये भी प्रपोज किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल होगा। अब ये गर्ल्स हॉस्टल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? देखो, गर्ल्स को रहने के लिए एक सूटेबल प्लेस मिलेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी, और उनकी एजुकेशन शायद प्रमोट हो सकती है, या कह सकते हो कि उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा एम्पावरमेंट मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। अगर गर्ल्स हॉस्टल या रेजिडेंस फैसिलिटीज नहीं होती हैं तो प्रोबेबली स्पेशली पुअर गर्ल, दे आर अनेबल टू लीव देयर फैमिलीज, अनेबल टू शिफ्ट for their higher education purpose, for employment purpose in urban areas. Provision and description, education spending. Education spending has risen steadily over past 5 years with combined allocation for schools higher education increasing from 84,000 crore. ठीक है, 84,219 crore. तो significant amount of fund Government of India has allocated for education sector, but education allocation is far behind than UK, USA, China, Japan and several other countries. इंडिया में बहुत ज्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन या हेल्थ पर नहीं खर्चा कर पाती है, क्योंकि बहुत सारा कंपल्सन होता है, जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करना, जैसे डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा खर्चा देना, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा खर्चा करा लेता है, और फाइनली हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए थोड़ा कम बच पाता है। अब देखो यहां पर 1,28,000 crore finance year 21 to finance year 26, reflecting the government continuous focus on learning outcomes and employability. Now, new design institutions, Eastern India, the government has announced new design institution in Eastern India aim for boosting the regional creative education. खासतौर से ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा अटेंशन पे करने की जरूरत है, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया तो काफी हद तक ऑलरेडी एम्पावर्ड है, साउदर्न इंडिया तो ऑलरेडी एजुकेशन में काफी अच्छा कर रही है, तो ईस्टर्न इंडिया को ज्यादा फोकस या अटेंशन पे करने की जरूरत है। अब 5 इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी टाउनशिप, यहां पर देखिए कि सेंटर विल असिस्ट स्टेट इन क्रिएटिंग 5 इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी टाउनशिप, डिजाइनिंग क्लस्टर हायर एजुकेशन या स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, STEM. Government of India generally putting more attention over the STEM. Okay. Now, girls hostel in every district. One girls hostel will be established in each and every district. ये एक्सेस करेगा, अफोर्डेबिलिटी बनाएगा,
हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को बढ़ाएगा और ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट को करेगा इन लॉन्ग रन. New allied health discipline including optometry, anesthesia, applied psychology, behavioral health will be introduced. तो target है to attain 1 lakh allied health professional over 5 years. Medical hubs to be set up in the state. Medical hubs to be set up in the state. तो यहाँ पर देखो, the government will support state in establishing 5 medical tourism hub aimed at strengthening health infrastructure and attaining global patient. National Institute for Hospitality. The finance minister proposed setting up of National Institution for Hospitality by upgrading the existing National Council of Hotel Management या catering technology. It will function as bridge between academia या industry or government. फिर है pilot scheme has been proposed upskilling 10,000 guide across 20 tourist sites through standardized high quality 12-week hybrid training program in collaboration with Indian institution management. Then finally you have the BharatNet. Means देखो इंटरनेट भी आपका कह सकते हो कि फ्यूचर में अगर रिकॉग्नाइज हो तो फंडामेंटल राइट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट टू हैव अफोर्डेबल एक्सेसिबल इंटरनेट फैसिलिटी, क्योंकि आजकल इंटरनेट भी एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है. इंटरनेट seems to be very basic. Okay. BharatNet. So government of India generally planning that each and every school, each and every village should be connected with digital fiber. Digital textbook in Indian languages under Bharatiya Bhasha Pustak scheme aimed to make learning more inclusive. Now, science and astronomy outreach. The development of astronomy will be promoted through immersive experiences, including setup upgradation for 4 major facilities. National Large Solar Telescope, National Large Optical Infrared Telescope, Himalayan Chandra Telescope या Cosmos Second Planetarium. इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, पब्लिक कैपेक्स will be increased from rupees 11 lakh crore to 12 lakh crore. Risk guarantee, infrastructure risk guarantee fund will be set up, strengthen the confidence of private developers. इलेक्ट्रॉनिक मिनरल्स कार्बन स्टोरेज, यहां पर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विल बी रेज्ड फ्रॉम 22,000 crore to 40,000 crore rupees. And rare earth corridor, dedicated rare earth corridor will be established in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. So this is regarding your infrastructure. Okay. Rupees 20,000 crore will be allocated over 5 years for the carbon capture utilization. Semiconductor Mission 2.0 will be launched. It will also promote trade, yeah, global recognition for India. Orange economy, so Indian animation, visual effect, gaming, comics sectors will growing. Generally, it is a growing industry and will likely to be grow rapidly. Project to require 2 million professionals by 2030. फिर देखो यहाँ पर IIT Mumbai will set up create lab for strengthening hand innovation, entrepreneurship, giving student access
to advanced tool, mentorship, and industry linked project स्पेसिस। टूरिज्म देखिए, हेरिटेज या कल्चर टूरिज्म। श्रीमती निर्मला सीतारमन प्रपोज डेवलप 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लोथल, धोरावीरा, राखी गढ़ी, ठीक है, ये सारी साइट्स आपने जनरली हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्दर वांट them promote especially for tourism purpose, focus on Purvodaya state। तो ईस्टर्न स्टेट, पूर्व मीन्स ईस्ट, उदय मीन्स राइजिंग समथिंग या ग्रोइंग या इंप्रूविंग। तो ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट फॉर इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, क्रिएशन ऑफ वेल कनेक्टेड नोड दुर्गापुर एडिशनल प्रोजेक्ट, development of 5 tourism destination in 5 Purvodaya state, and provision of 4,000 e-buses. Now North Eastern region development, Buddhist circuit development, recognition of Northeast civilization, confluence of Theravada, Mahayana, Vajrayana traditions। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो वांट टू प्रमोट all these culture या cultural sites not only in India but across the globe as well. Now launch a scheme to develop Buddhist circuit in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, Tripura। तो यहाँ पर वैसे ही बुद्धिज्म कल्चर थोड़ा ज्यादा प्रिविलेंट है। फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया want to boost it because in future there might be certain concern with respect to all these cultural sites, places and belief of the people। Women Finance Minister Sitaraman, Nirmala Sitaraman unveiled targeted initiative in Union Budget 2026-27 bridge gender gaps in entrepreneurship, education या technology। अब देखिए सेल्फ हेल्प, यहाँ पर अ की अनाउंसमेंट वाज एक्सपेंशन ऑफ वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट ब्रांडेड एज सी मार्ट्स या सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। So this is one of the objective of government of India, that it want to promote self-help entrepreneurship, especially to empower women, especially to reduce unemployment or overall welfare of the society, to improve overall welfare of the society। C will serve as a dedicated branding या infrastructure project, लखपति दीदी scheme, लखपति दीदी scheme। तो building the success of Lakpati Didi scheme, which has empowered millions of women to earn 1 lakh annually, the initiative will enable self-help groups to establish local retail network so that especially the woman belongs to marginal, weaker section of society, combined together collectively engage in some kind of entrepreneurship or more economic activities, yeah, more productive economic activities। Women in STEM, science, technology, engineering, mathematics, budget 2026 emphasize that emerging technology like AI will benefit diverse group including women या STEM field। AI के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे लॉसेज हैं, डिबेट कंटिन्यू है और होता रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रोग्रेस करना है, बढ़ना है, वुमेन को आगे बढ़ाना है, तो फिर क्या करना होगा, आपको स्टेम को फॉलो करना होगा और वुमेन को एम्पावरमेंट करना होगा, एआई को एडॉप्ट करना होगा। नहीं करोगे तो मार्केट से आउट जा सकते हो, अगर इसको एडॉप्ट करोगे तो आगे प्रोग्रेस पा सकते हो, अपनी इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। It strengthens initiatives such as AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan, National Research Fund, Research and Development, Innovation Fund, upskill women and youth for 21st century।
नाउ फीमेल workforce participation and higher education, female workforce participation and higher education. To boost participation and enrollment, 10,000 crore is allocated for constructing girls hostel in every district. 10,000 crore is a significant amount for construction of girls hostel in each and every district. Then it will be provided especially for marginal weaker sections girl, स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन पर्पज मेनली, क्योंकि सिटी में जनरली वो हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं, बाकी उनका नॉर्मल एजुकेशन तो रूरल एरिया से अपने आसपास वाले रीजन से हो जाता है. तो दिस एड्रेस द बैरियर्स लाइक सेफ्टी, लाइक सैनिटेशन, accessibility, which often cause high dropout rate, especially class 12th और over that. या ये भी एक रीजन है इंडिया में थोड़ा लिटरेसी कम होने का या गर्ल्स एजुकेशन पार्टिसिपेशन कम होने का. हालांकि आजकल हम बहुत सारे प्लेसेस पर या जब भी कुछ रिजल्ट आता है तो गर्ल्स बीट बॉयज कुछ इस तरह से मीडिया प्रमोट करता है, बट प्रमोशन की जरूरत नहीं है. एक्चुअलिटी में बिलीव करो या फिर देखो इक्वली एम्पावर्ड है, मतलब कैपेसिटी तो दोनों के पास ही बराबर है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है. बट कई बार खासतौर से वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अगर उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है तो अटेंशन ज़्यादा मेल पर चला जाता है, सन पर चला जाता है, रादर देन गर्ल, रादर देन वोमैन. ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी कुछ हेल्प करेगा. लोन फॉर वोमैन, देखिए अगर आप लिज्जत पापड़ वगैरह के बारे में जानते हैं तो लगभग सिर्फ 8 महिलाओं ने स्टार्ट किया था बॉम्बे में, सिर्फ 80 रुपीज के साथ में. और आज लगभग मोर देन 30,000 वुमेन आर एंगेज्ड समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद दिस लिज्जत पापड़. तो कभी कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसने भी एक्सीलेंट जॉब रोल प्ले की. कभी कभी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में मतलब पैसा एक्यूमुलेट करती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती हैं, जिसको नीड होती है वो कम इंटरेस्ट पे करती है और पैसा रिसीव कर लेती है. फिर उसके बाद में कोई और पर्सन को कुछ टाइम के बाद नीड होती है तो वो पर्सन कम इंटरेस्ट पर ले लेता है. तो इस तरह से जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर न्यू स्कीम प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने लोन के लिए 2 लाख ओवर 5 years फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, और स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड फॉर वुमेन एंड दोज फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, दोज फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब. नाउ मूविंग टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर ऑन मेजर स्कीम्स. विकसित भारत जी राम जी, गांधी जी को रिप्लेस करके खास तौर से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करके नई स्कीम जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है 1 जुलाई 2026 से, वो है विकसित भारत जी राम जी. अब देखो इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया है, तो हाईएस्ट एलोकेशन सो फार 95 लाख करोड़. तो इंडिया में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत हाई है. अब यहां पर देखो कि एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डिफरेंट अदर स्किल प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट कहाँ से इतना फंड अरेंज करे, क्योंकि ये विकसित भारत देखो बहुत वर्ल्ड की वन ऑफ द नोबल स्कीम है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करने वाली स्कीम है. लेकिन फिर भी उसका प्रोडक्टिव यूज देखो इकोनॉमिक टर्म्स में तो काफी पुअर है. जितना पैसा ये इन्वेस्ट हो रहा है उतना एक्चुअली रिटर्न मिल नहीं रहा है. हालांकि ये हेल्प कर रहा है पुअर्स को, हेल्प कर रहा है मार्जिनल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कि वो अपने डिजायर टाइम पर एटलीस्ट एक मिनिमम वेज रिसीव कर सकें, एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिलीव कर सकें या थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकें. But still, it is a kind of burden over the government. In December 2025, मनरेगा was replaced by विकसित भारत जी राम जी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो 1 जुलाई 2026 से होगा. इन 2026-27 मनरेगा हैज ऑल्सो बीन एलोकेटेड इतना 30,000 करोड़.
अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और भी है कि हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिली स्टेट में तो सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है वो 90 वर्सेस 10 है, लेकिन अदर स्टेट में आप देखोगे तो 60 वर्सेस 40 है। और पहले क्या था, 100% स्टेट था, स्टेट फंड था ये, आपका मनरेगा में था। लेकिन विकसित भारत जी राम जी ने इस तरह का रिप्लेसमेंट कर दिया है, जिसके लिए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट डिस्टर्ब हैं कि उनका एक्सपेंडिचर ओवरऑल बढ़ेगा, उन पर इस स्कीम का बर्डन ज्यादा बढ़ेगा। और फिर यही तो उछल उछल के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कहती है कि भाई स्कीम को थोड़ा और बेटर बनाओ, इम्प्रूव करो, ये भी सेक्शन, ये भी सेक्शन, ये भी वीकर सेक्शन, ये भी एलिजिबल है, इतने लोग हैं, इतने लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना है, तो स्टेट तुम भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। इसलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली प्ले किया कि स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी है। अब जो स्टेट के पास ऑलरेडी काफी कुछ डिफिसिट है और प्रॉब्लम में आ सकते हैं ये, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन हैज बीन एलोकेटेड 21 लाख करोड़ यहाँ पर समथिंग, ओके। 2026-27 एन इंक्रीज 179% ओवर रिवाइज एस्टीमेट। देखो अच्छा खासा इंक्रीमेंट है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो गरीब लोगों के लिए घर और ज्यादा बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में रूरल हैज एलोकेटेड 54,000 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 69% ओवर रिवाइज एस्टिमेशन, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में हमने ज्यादा जंप देखा, क्योंकि अर्बन एरियाज में आवास की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। रूरल एरियाज में तो फिर भी लगभग लोग पक्का नहीं तो कच्चा घर या घर तो उनके पास है। अर्बन एरिया में क्या है कि घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, रोड पर ऐसे ही बस साइड में कोई भी प्लेस उनको सूटेबल लगा और वहीं पर अपना रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वहीं पर स्लीप कर लिया और फिर मॉर्निंग होते ही वहीं पर नहा लिए और उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया। रिवाइज एस्टिमेशन फॉर बोथ स्कीम 2025-26 सिग्निफिकेंटली लोअर देन बजट एस्टिमेशन। बाकी आपका कोई पार्टिसिपेशन हो तो ऑनलाइन गाइस यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर बजट एलोकेशन फॉर 2026-27 is similar to amount originally budget in 2025-26, ठीक है। तो ज़्यादातर एक्सरसाइज वैसे ही रहती है, बस गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत प्रेफरेंस इधर उधर हो जाता है, या कभी कभी स्कीम के नाम बदल जाते हैं और स्कीम या बेसिक फंडा सेम ही रहता है। विकसित भारत रोजगार योजना, so it has allocated rupees 20,000 crore in 2026-27. The scheme provide incentive for newly employed youth and employers. BharatNet Research Development and Innovation Scheme, it have allocated 20,000 crore each in 2026-27. अब देखो यहाँ पर 2025-26 as per revised estimation, under BharatNet expected to be 25% of budget amount under RDI scheme at 15% of budgeted amount. So this is within this budget. I hope you get clarity, you get certain factual information. लेकिन इसको और बेहतर क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम थोरोली बताते हैं कि बजट को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, बजट के क्या पार्ट्स हैं, कितने स्टेप्स में, 6 स्टेप्स में कैसे बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, क्या प्रोविजन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करने का, मनी विड्रॉ करने का, क्या प्रोविजन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मनी डिपॉजिट करने का, गवर्नमेंट टैक्स किस आर्टिकल के अंदर प्रपोज करती है, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, मतलब हर साल बजट पास करना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 का पार्ट है, या फिर मनी बिल जिससे गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, क्या वो आर्टिकल 117 के अंदर आता है या आर्टिकल 110 का पार्ट है। अच्छा, फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या कुछ अंतर है, एप्रोप्रिएशन बिल किसके लिए लाया जाता है, क्या विड्रॉन करने के लिए लाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह की चीजें हम जनरली क्लासेस में थोरोली डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, ठीक है। ये ओवरऑल क्या कुछ स्टेप्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फर्दर
वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। और कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, ऑनलाइन गाइस प्लीज लेट मी नो।